जी, आज के लेक्चर के पार्ट 2 की तरफ हम जब मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स पहले नंबर पर है। इसको मैं ज़रा सॉल्व करूँगा क्योंकि जब अपना रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपके लिए ना बहुत कम ही, एक आदमी जब रिटायर होगा तो आपके पास आएगा कि जी मेरा इस पे गुजारा भर दें, तो इस तरह की कम ही आपके पास केस आते हैं। मसलन के साल में एक आध केस होता है जिसको आप किताब खोल के भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन है इम्पोर्टेंट, तो सवाल भी इसमें से पेपर में आ सकता है। तो इसलिए ना आप इसको ज़रा फिर भी आप देख लें और पढ़ लें ज़रा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स जनरली इंक्लूड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन। आपको पेंशन मिलती है, आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है और ग्रेच्युटी मिलती है। तो इस ये नॉर्मली जो होते हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स में यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, और अच्छी जो कंपनी है वो आपको प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के अकाउंट को ओपन करके वो उस पे उसमें भी आपको एम्प्लॉयर को जब वो रिटायर होता है, जॉब छोड़ के जाता है, बेनिफिट देते हैं। ग्रेच्युटी के लिए उन्होंने क्या कहा है कि जी अप्रूव ग्रेच्युटी फंड होना चाहिए। अप्रूव ग्रेच्युटी फंड मीन्स कि आपके कमिश्नर ने आपको इसको अप्रूव किया हो, तो ये फुली एग्जाम्ड है। और अगर वो अनअप्रूव है, आपके कमिश्नर ने आपके इदारे ने आप उस कमिश्नर अपने मुतलका कमिश्नर से उसको अप्रूव नहीं कराया, तो उसकी फिर जो एग्जाम्पशन है वो कुछ लिमिट तक है। तो अगर वो अप्रूव है तो वो फुली एग्जाम्ड है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, और अनअप्रूव भी है तो फिर भी वो फुली एग्जाम्ड है। ग्रेच्युटी फंड अप्रूव बाय द कमिश्नर इन रेवेन्यू, ये देख लेते फुली एग्जाम्ड है दोनों सूरतों में, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए। और ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव बाय द बोर्ड, अगर ऐसी कोई स्कीम जो आपका FBR, बोर्ड मीन्स के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो अपने लॉ के अंदर अगर कह देता है कि जी कि इन इदारों का जो ग्रेजुएटी स्कीम्स हैं हम इसको एजम्पशन दे रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, खुद अप्रूव कर रहे हैं। FBR अप्रूव कर रहा है कमिश्नर की बजाय, FBR ने खुद लॉ के अंदर उसको इस सर्कुलर के जरिए नोटिफिकेशन के जरिए अप्रूव कर दिया है। तो इसमें जो ग्रेजुएटी उसको मिल रही है वो 3 लाख तक की एजम्पशन उसको मिलेगी। और जो अनअप्रूव है उसमें क्या है जी 75,000 रुपये की एजम्पशन उसको मिलेगी, रफ 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल विच एवर इज लोअर। अगर उसने 75,000 लिया है पूरे साल में तो उसको एजम्पशन है। और अगर उसने 1 लाख लिया है एम्प्लॉई ने ग्रेजुएटी की मद में, तो उसको 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। और अब जब उसने 1 लाख रुपये लिया तो हम फिर देखेंगे जी कि उसको 50% क्या बनता है। 50% जो बनता है उसका वो 1 लाख का 50,000 बनता है, तो उसकी जो एजम्पशन होगी फिर वो अब 75,000 नहीं हो जाएगी, 50,000 पे चली जाएगी। अब वो जो एजम्पशन क्लेम करेगा 50,000 करेगा, और 50,000 रुपये अपनी सैलरी का हिस्सा बनाकर टैक्स देगा। इसकी अदरवाइज देख लें कि आपको अगर 1.5 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी मिलती है तो वो 75,000 बनती है। ठीक हो गया ना। अगर 1.5 लाख से नीचे वो अगर ग्रेजुएटी लेगा तो इसका मतलब है कि वो 50%, 75,000 से भी कम उसको बेनिफिट, 75,000 का पूरा बेनिफिट नहीं लेगा, 50% तक का बेनिफिट लेगा। और 75,000 की सूरत में क्या हुआ है कि अगर वो 1.5 लाख लेगा तो वो फिर सिर्फ 75,000 तक का बेनिफिट लेगा, और अगर वो 2 लाख रुपए लेगा तो उसका 50% बनता है 1 लाख। तो लेकिन 1 लाख पूरा नहीं लेगा, फिर वो 75 पे अपने आप को रोक लेगा, और बाकी उसने जो 2 लाख लिया है तो 1,25,000 रुपये वो अपनी सैलरी का हिस्सा बना लेगा, पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा जी कि जो एजम्पशन आपको ये दी जा रही है ये अनअप्रूव वाली, ये इन फॉलोइंग केसेस में नहीं अप्लाई होगी। मीन्स के वो कि ऐसा है कि एनी पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में वो पेमेंट रिसीव नहीं करता, पाकिस्तान से बाहर वो अगर वो सैलरी ले रहा था तो वहाँ उसको ग्रेच्युटी मिल गई है। और इसी तरह कोई डायरेक्टर है हु इज़ नॉट रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी, सच कंपनी, अगर वो उसका रेगुलर एम्प्लॉई भी नहीं है लेकिन डायरेक्टर है कंपनी का और उसकी बेस पर वो ग्रेच्युटी ले रहा है, तो वो उसको एजम्पशन, वो अगर वो इदारा अनअप्रूव है तो उसको एजम्पशन नहीं मिलेगी। और अगर कोई गैर मुल्की आके पाकिस्तान में आता है और वो पाकिस्तान में आके कोई जॉब करता है और उसको ग्रेच्युटी मिलती है तो उस सूरत में भी उसको एजम्पशन नहीं मिलेगी। और any gratuity received by an employee who has already received any gratuity from the same or other employee, और इससे पहले भी अगर वो ग्रेच्युटी
पे क्लेम ले चुका है इसी एम्प्लॉयर से या किसी दूसरे एम्प्लॉयर से, तो मीन्स के आपको जो अनअप्रूव इदारे की एजम्पशन होगी लाइफ में एक बार होगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी। अगर एक आदमी 10 साल एक आदमी के पास जॉब पे काम किया है, तो उसने जो 75,000 रुपये का अगर उसने क्लेम कर लिया है तो 75,000 एक दफ़ा ही उसको मिलेगा। सेकंड टाइम अगर वो 3 साल किसी के पास जॉब करता है और वो छोड़ देता है बाद में, तो फिर उसको सेकंड टाइम अनअप्रूव इदारे की वजह से होने की वजह से वो एजम्पशन नहीं मिलेगी, जितनी भी ग्रेजुएटी होगी उसकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह पेंशन है। पेंशन की सूरत में क्या होगा कि पेंशन अगर उसने किसी पाकिस्तानी शहरी ने रिसीव की है और एक आदमी 10 साल जॉब करता रहा, तो 10 साल जॉब करने के बाद 15 साल जॉब की, 20 साल जॉब की, और आज उसने नौ उसको पेंशन उसको लग गई है, उसके हर महीने उसको उसने खर्चा एम्प्लॉय आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको देगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अगर सरकारी मुलाजिम है तो उसको खर्चा देगा, उसको उसके लिविंग के लिए, कि आज वो जॉब नहीं आगे कर पाता, तो उस सूरत में क्या होगा कि जी के जो पेंशन होगी वो एग्जाम्प्ट होगी और उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। ये मंथली आपको ना एक तरह का वजीफा होता है, जो आपने ड्यूरिंग द सर्विस आपने कुछ पैसा उसके पास माल ओनर के पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रखवाया होता है, और इसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी बिजनेस में लगाया होता है। एम्प्लॉयर ने उसको किसी बिजनेस में लगा कर उसे इसका एक अलग अकाउंट बना के उससे मुनाफा लिया होता है। जो 10 साल 15 साल 20 साल जो एम्प्लॉयर ने अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करके उसको दी होती है, अपने एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को दी होती है, तो उसको फिर वो मंथली बेसिस पर फिर वो जब तक उसकी ज़िंदगी है वो उसको वसूल करता रहता है। तो उस सूरत में क्या है कि जी कि वो अज़म्प्ट है, और इसी लेकिन अज़म्पशन ख़त्म हो जाएगी उस सूरत में अगर वो शख्स फिर भी अपनी रिटायरमेंट के बाद भी उसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है। एम्प्लॉयर के पास काम नहीं कर रहा तो उसके उसी की ही किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, तो फिर उसको अज़म्पशन नहीं मिलेगी, और वो जो पेंशन ले रहा है फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। फिर वो अपनी क्योंकि वो सैलरी भी ले रहा है अब, क्योंकि जॉब कर रहा है अब, और उसका सोर्स ऑफ सैलरी बनता जा रहा है, तो फिर जो पेंशन मिलती रहेगी उसको पिछले किसी एम्प्लॉयर से या पिछली जॉब के छोड़ने की वजह से वो जो पेंशन मिल रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी। और इसी तरह अगर एक आदमी ने 15 साल कहीं जॉब की है, 10 साल कहीं जॉब की है, और दोनों पेंशन उसको मिल रही हैं, तो ज़्यादा पेंशन जो होगी वो अजम्प्ट हो जाएगी, और जो कम होगी वो कैसे, अगर एक एक जगह से उसको 15,000 महीना मिल रहा है और एक जगह 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो 15,000 वाला जो है वो अपने आप को क्लेम कर लेगा एज एजम्पशन, और 10,000 रुपये जो महीना उसको मिल रहा है तो उसके पर वो टैक्स देगा। दोनों एजम्पशन दोनों दो पेंशन एक साथ एजम्प्ट नहीं होंगे। और इसी तरह अगर कोई आदमी जिसकी उम्र 60 साल हो गई है, अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है, मतलब रिटायर हो जाता है, तो ऐसी सूरत में चाहे वो आगे नौकरी करे चाहे ना करे, चाहे उसको दो दो एजम्पशंस मिलें चाहे एक मिले, दो दो पेंशन मिलें, 3 मिलें, 4 मिलें, एक मिले, ये ऊपर वाली कंडीशन उस पर 60 साल के बाद एप्लीकेबल नहीं रहेगी। और ये क्योंकि लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सर्कुलर है 28/1991, एक उसके तहत इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। और इसी तरह फिर पेंशन रिसीव दिन के अगर कोई आपका आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इदारा है, कोई अगर किसी को पेंशन दे रहा है, तो वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, चाहे उसमें एज की कोई कंडीशन नहीं है। फिर आ जाता है प्रोविडेंट फंड। ये भी 3 कैटेगरीज हैं इसकी, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, रिकग्नाइज है और अनरिकग्नाइज है। इसमें क्या होता है कि जी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है, उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय डाल रहा होता है। इसको वो एक अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद एक ट्रस्ट बना देते हैं, और ट्रस्ट क्या करता है कि जी कि उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, नेशनल सेविंग्स में, जिससे वो प्रॉफिट आता है। और जो प्रॉफिट जब आता है, जब वो एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, तो फिर उसका जो एम्प्लॉयर ने अगर उसमें कंट्रीब्यूशन डाली है, प्लस एम्प्लॉय हर महीने जो उतनी ही कंट्रीब्यूशन डालता रहा है, दोनों कंट्रीब्यूशंस प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग के मुनाफा आया है उनको, कहीं पर उन्होंने बिजनेस किया था तो उस बिजनेस से जो उसको मुनाफे में हिस्सा आया है, तो एम्प्लॉय जब वो एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो वो रकम उसको दे दी जाएगी। अब हुआ क्या है कि जी के
गवर्नमेंट के अगर गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है तो उस सूरत में क्या होगा कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय के लिए जमता है। जो एम्प्लॉय का अपना इसकी वो भी एग्जाम था, कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि एम्प्लॉय ने अपने पैसों से दिया तो इसका कोई इनकम नहीं है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय की तनख्वाह 45,000 रुपये महीना है, तो उसमें से अगर वो 2,000 रुपये वो कहता है जी मेरे प्रोविडेंट फंड में डाल दें, तो 2,000 रुपये तो अपनी 43,000 वो बाकी ले रहा है, तो इसका मतलब कि उसने तो अपना कोई बेनिफिट नहीं मिला। 2,000 रुपये जो उसने कंट्रीब्यूट किया है, 2,000 रुपये एम्प्लॉय ने भी तो कंट्रीब्यूट कर दिया, कितना एम्प्लॉय करेगा, तो 2,000 रुपये उसको गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होने की सूरत में जमता है। उस पर जो मुनाफा हुआ है किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, उस मुनाफे को जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है वो भी जमता है। और जो उसको कम्युलेटिव जो एक सारी लमसम पेमेंट दी जा रही है वो भी जमता है। अब रिकग्नाइज का मतलब है कि जी कि एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कमीशन से रिकग्नाइज कराया गया है। एम्प्लॉय ने जो अपना पैसा मिलाया है वो तो उसका अपना पैसा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अब एम्प्लॉयर जो दे रहा है, अगर 2,000 रुपये दे रहा है एम्प्लॉयर, उसको मिसाल हमने एक एग्जांपल ली है, तो लिमिट ऑन एम्प्लॉयज रियली कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 1,50,000 रुपये। 1,50,000 तक उसको एजम्पशन है प्रोविडेंट फंड पर। अगर एम्प्लॉयर मिला रहा है 2,000 रुपये 12 करें 24,000 बनता है, तो 1,50,000 से नीचे है। या फिर 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस देनर्स अलाउंस, बेसिक सैलरी प्लस देनर्स अलाउंस मिलाकर जो उसका 1/10 लेंगे, 10वां हिस्सा लेंगे, उतना एग्जाम्प्ट है। इन दोनों में से कोई काम होगा, अगर तो उसकी बेसिक सैलरी और वो देनर्स अलाउंस हम प्लस करते हैं और वो बनता है, तो ऑर्गेनाइज प्रोविडेंट फंड में हम बेसिक सैलरी प्लस देनर्स अलाउंस इन दो को प्लस करके उसका 10वां हिस्सा लेंगे और फिर 1,50,000 रुपये। इनमें दोनों में से जो कम होगा उतना हम उसको एग्जाम्प्ट कर देंगे और बाकी जो होगा वो उसका टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह कोई मुनाफा होगा वो 16% जो होगा उस बैलेंस का, या फिर एक एक पता 3% तीसरा जो हिस्सा होगा बेसिक सैलरी और देनर अलाउंस का, उस हद तक जो भी हायर होगा उतना एग्जाम्प्ट होगा। और फिर पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस, जो भी उसको बैलेंसेस वगैरह एक साथ जो दिए जा रहे हैं वो सब एग्जाम्प्ट होंगे। और जो नॉन रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज जो प्रोविडेंट फंड है उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, सारे का सारा टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में। इस इधर तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो एम्प्लॉयर ने उसके एक फंड बनाया हुआ है, उसमें चले गए, एम्प्लॉय को भी कुछ भी नहीं मिला। और जो इंटरेस्ट जो आ रहा है वो फंड में जा रहा है, फंड में अभी एम्प्लॉय को कुछ नहीं मिला तो इसका भी कोई उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा। और जब वो और जब वो रिटायरमेंट ले लेगा या जॉब छोड़ के जाएगा, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो एम्प्लॉय का हिस्सा जो होगा वो उसको एग्जाम्प्ट होगा, तो इसने अपना कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। और जो एम्प्लॉयर का हिस्सा होगा वो, और एम्प्लॉयर दोनों का जो उस पर जो हिस्से पे जो उसको इंटरेस्ट और मुनाफा हुआ है वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ इसमें एम्प्लॉय की अपनी हद तक जो उसने कंट्रीब्यूशन की है वो उसके लिए उस पर टैक्स नहीं होगा क्योंकि वो साथ साथ टैक्स देता रहे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि सैलरी का हिस्सा वही होगा जो बेसिक सैलरी और देयर्स अलाउंस होगा, बाकी ऑल आर एक्सक्लूडेड। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एज द अमाउंट इज पेड फ्रॉम सैलरी एंड द सेम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन हिज सैलरी। और ये जो बात हमने की है कि सैलरी के जो ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए नहीं है कि एम्प्लॉय ने जो पहले ही अपना उसको सैलरी का हिस्सा बना कर टैक्स दे दिया है। अरे इसकी एग्जाम्पल है, इसको आप देख लें कि सैलरी एक मिस्टर असद है वो 24 लाख रुपए सालाना ले रहा है और एक मिस्टर आलमगीर है वो 32 लाख रुपए ले रहा है। एम्प्लॉयर ने जो 35,000 रुपये एम्प्लॉयर में ला रहा है, इस मीन्स कि एम्प्लॉय भी 35,000 रुपये दे रहा है अपनी तरफ से, और 37,000 रुपये आलमगीर का एम्प्लॉयर है वो दे रहा है, और 37,000 रुपये ही आलमगीर खुद भी मिला रहा है। इट मीन्स के एक साल में 70,000 रुपये इसका जा रहा है, 72,000 रुपये आलमगीर का फंड में जा रहा है। और जो फंड से इनको मुनाफा हुआ है वो 1 लाख रुपये हुआ है असद को, और 45,000 रुपये हुआ है आलमगीर को। अब जो 1 लाख रुपये हुआ इसकी वजह ये भी है कि ये पहले से एम्प्लॉय होगा,
और हर साल की जो कंट्रीब्यूशन है वो अब तक मिलती जा रही है, तो इसको अब तक 1 लाख रुपए इसके मुनाफे में शामिल हो चुका है। और 36 हज़ार रुपये क्योंकि इसका दूसरा साल होगा, तीसरा साल होगा, तो 72 हज़ार रुपये गया है। तो मीन्स कि हर साल जो रकम जा रही है इसकी सर्विस ज़्यादा होगी वहाँ पे। सर्विस ज़्यादा होने से ये होता है कि उसके जो फंड में जो रकम होगी वो ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो वो ये जो इंटरेस्ट है इसका जो 1 लाख रुपए बन गया वो ज़्यादा सालों का है, और ये जो 45 हज़ार रुपये बन रहा है वो कम सालों का है, क्योंकि इसकी सर्विस कम है। और जो इंटरेस्ट रेट फॉर द इसमें रह के जो असद वाले केस में जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 16% उनको मुनाफा हो रहा है, और मिस्टर असद के केस में क्या हो रहा है 20%। आल और 20% जो हो रहा है वो आलमगीर के केस में हो रहा है। अब असद ने 2021 में जॉब छोड़ देनी है, रिटायर हो जाएगा, और आलमगीर जो होगा वो 2022 में रिटायर होगा। अब उन्होंने कहा जी कि इसका आप प्रोविडेंट फंड की जो कंपोजिशन है वो कर ले। अब जो एम्प्लॉयर दे रहा है 35 हज़ार रुपये एम्प्लॉयर ने दिया है, 10वां हिस्सा हजम था इसको अपनी बेसिक सैलरी का, वो बन गया उसको दो 24 हज़ार का 10वां हिस्सा जो उसको हजम तो हो गया। 35 हज़ार रुपये एम्प्लॉयर दे रहा था, इस मीन्स के 11 हज़ार रुपये असद के अकाउंट में जमा हो गया, सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। और एम्प्लॉयर ने 36 हज़ार रुपये दिए और 32 हज़ार तक की उसको हजमशन है, तो 4 हज़ार रुपये। और फिर इस तरह जो होगा इंटरेस्ट जो उनको हुआ है 35 हज़ार रुपये हुआ है। ये जो फंड में कंट्रीब्यूशन थी 35 हज़ार रुपये थी, वो 1 लाख रुपये असद को उसका अब तक मुनाफा हुआ है। तो 35 हज़ार में से 1 लाख, अच्छा हायर ऑफ 1 लाख एट द रेट ऑफ 16% जो है वो और 80 हज़ार रुपये। और जो 2,40,000 रुपये का हिस्सा बनता है, तीसरा हिस्सा बनता है, इस हद तक उसको अजम्त है। तो 35 हज़ार रुपये वैसे भी कम है। अब आप यहाँ पे देखें कि वो बात हो रही है कि हायर ऑफ 1 लाख का 16% या फिर सैलरी का उसका बेसिक सैलरी को देना चला उसका तीसरा हिस्सा। 2,40,000 का तीसरा हिस्सा बनता है 80 हज़ार रुपये, और 1 लाख का 16% बनता है 16 हज़ार रुपये। अब उसको जो अजम्पशन है वो बेसिकली हायर जो हमारे पास है वो है 1 लाख। तो 1 लाख रुपए की उसको जब देखा जाएगा तो 35 हज़ार, क्योंकि उसका वो ज़्यादा बन गया, उसमें वैसे ही जो उसको मुनाफा हुआ है वो कम है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और इसी तरह अगर आप 16% लेंगे यहाँ पे 45 हज़ार बता 20% बता 100 हज़ार रुपये 16% करेंगे तो 1,06,000 बन गया। और 1,06,000 रुपये या फिर 37 हज़ार रुपये जो उसका बनता है हायर ऑफ 37 हज़ार, और 37 हज़ार क्योंकि उसको मुनाफा हुआ है, या फिर उसका जो है आप तो 136 हज़ार रुपये है। ये बेसिकली उसका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद अगर आप देखें कि इसको मुनाफा जो हो रहा है वो हो रहा है 45 हज़ार रुपये। इधर थोड़ी सी फार्मूले की मिस्टेक है कि 16% जो था वो तो बेसिकली असद के लिए था, आलमगीर के लिए तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी 16% वाली। 20 हज़ार रुपये शो करना होगा उन्होंने, तो देख लेना इसको आप। तो बेसिकली ये आपका जो है ये कम बनता है, तो इसमें उसने कुछ नहीं किया। जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन थी वो उसमें से एक लिमिट उसने ख़त्म कर दी है, 11 हज़ार टैक्सेबल कर दी है, यहाँ से 4 हज़ार टैक्सेबल कर दिया आलमगीर को। और उसकी जो टैक्सेबल सैलरी निकाल दी है वो 24,11,000 निकाल दी, और इसकी 32,04,000 निकाल दी है। फिर हम आ जाते हैं एन्यूटीज़ पे। एन्यूटीज़ और एनी सप्लीमेंट टू एन्यूटी आर टैक्सेबल एज सैलरी इवन इफ इट इज प्रोवाइड पेड वॉलंटरी विदाउट एनी कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रेजेंट और एक्स एम्प्लॉयर। जो एन्यूटी है वो भी आपकी सैलरी की तरह टैक्सेबल ही है, और इसको आपने टैक्सेबल ही रखना है। तो एन्यूटी भी ऐसे ही होता है कि आपकी कुछ फिक्स रकम आपकी जमा होती रहती है, और फिर आपको बाद में मंथली बेसिस पे वापस मिलते रहते हैं। एक तरह की पेंशन ही है आपकी। बिजनेस मैथमेटिक्स में आपने एन्यूटीज़ को देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो फिर आप बिजनेस मैथमेटिक्स जब आप करेंगे तो आप इसको पढ़ लेंगे। और फिर सुपर एनुएशन फंड है।
तो सुपर एनुएशन फंड वही होगा जो अप्रूव होगा, जो अप्रूव नहीं है तो उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टैक्सेबल है सारा। अगर अप्रूव है तो फिर जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वो एग्जाम्प्ट है, जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो भी एग्जाम्प्ट है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन तो हमेशा एग्जाम्प्ट ही होती है। और पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव सुपरएनुएशन फंड ऑन डेथ of a beneficiary or in lieu of one commutation of every annuity or by way of refund contribution on the death of a beneficiary is exempt from tax। अगर एम्प्लॉय फौत हो जाता है और उसको सुपर एनुएशन उसको पे किया जाता है उसकी डेथ पे, तो सारा एग्जाम्प्ट है। और इसी तरह अगर वो फौत नहीं होता और अपने रिटायरमेंट के बाद, तो अगर वो सुपर एनुएशन क्लेम करता है तो उस सूरत में क्या होगा कि टैक्स ऑन अमाउंट्स और रिपेड शैल बी डिडक्टेड बाय द ट्रस्टीज। ट्रस्टीज जो सुपर एनुएशन जिस फंड के जरिए चलाया जा रहा है उसका एक ट्रस्ट बना के ट्रस्ट बन जाता है, और उस ट्रस्ट के अंदर जो उसको चलाने वाले होते हैं ट्रस्टीज होते हैं, तो सेल तो टैक्स उन्होंने जो दिया हुआ ट्रस्टीज ने वो रिपेड कर देंगे एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल टू द ईयर ऑफ विड्रॉल। किस साल वो पैसे निकाले जा रहे हैं उस साल के मुताबिक जो ट्रस्टीज हैं जिन्होंने टैक्स अदा किया है वो उसको रीपे कर देंगे। और फिर बेनोवल फंड है, ये भी बहबूद, ये बेसिकली एम्प्लॉइज और उसकी फैमिलीज की बहबूद के लिए होता है। और अगर वो अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल एम्प्लॉय बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 है तो वो फिर एग्जम्प्ट होगा। इसी तरह अदर बेनिफिट्स है, फिर स्पेशल अलाउंस है। स्पेशल अलाउंस मीन्स के वो एंटरटेनमेंट और कन्वेंस अलाउंस ना हो, और अदर पैकेजेस विद इन द मीनिंग ऑफ सैलरी specifically granted to the meet expenses wholly and necessarily anchored in the performance of the duties on of an office। तो ऑफिस के काम से आपका कोई कहा जा रहा है जी कि आप जाएं और वहाँ पे खर्चा करके आएँ, आप आप ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाएं और वहाँ पे आपको कमरा लिया आपने कुछ इस तरह खर्चे किए हैं, तो सब के सब क्योंकि वो ऑफिस के पर्पज़ के लिए आपको दिए जा रहे हैं। तो वो इसी तरह अगर आपको मोबाइल का एक 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना आपका मोबाइल पे का बिल पे किया जाता है, अब वो क्योंकि ऑफिस के काम के लिए आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और आपका 1000 रुपये जो मोबाइल का जो बिल पे किया जा रहा है आपको, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और फिर सर्टेन प्रिकॉशन जो ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको मिल रहे हैं और उसका जो बेनिफिट होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे, वो उसमें कहा जी कि अगर आपको दोपहर का लंच दिया जाता है, या कोई होटल की अकोमोडेशन वगैरह आपको सस्ती दी जाती हैं, या आप किसी होटल में आपको क्या कहते हैं खाने का क्या कोई ड्यूटी आवर्स में आपको खाने का सब्सिडाइज किया जाता है। जैसे पार्कों वगैरह है, एफएफसी है, यहाँ पे जो इम्प्लाइज़ की एक मेस बनी होती है जहाँ पे मेस में अगर 200 रुपये का बिल बनता है तो इम्प्लाइज से 100 रुपये लिया जाता है। तो इस तरह के अगर कोई इनको रियायत दी जा रही है तो वो जैमत है। और अगर इसी तरह कोई एम्प्लॉयर कोई बिल अपना बच्चों का उस अपने एम्प्लॉय का एजुकेशन का एक्सपेंस दे रहा है तो वो जैमत है। और इसी तरह अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उसको दी जा रही है अस्पताल में, उसकी वालदा एम्प्लाई है खुद है तो वालिदा एम्प्लाई खुद है, अगर वो बहुत सीरियस हो गया उस पर 2-3 लाख रुपये खर्चा हो गया, तो जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो सारे का सारा वो एग्जाम्प्ट है। और इसी तरह अगर कोई और फेडरल बोर्ड रेवन्यू ने कोई ऐसा जारी कर दिया है कि जी अगर उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो अगर वो एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू बियर एनी मार्जिनल कॉस्ट देन नोटिफाई द बोर्ड, तो वो भी एम्प्लॉय के हाथ में एग्जाम्प्ट होगा। और फिर मेडिकल अलाउंस है, सिर्फ इस वक्त जो हमारे यहाँ मेन है आम तौर पे वो रही है कि जी जो 10% है बेसिक सैलरी का वो एग्जाम्प्ट है। इसके ऊपर अगर कोई मेडिकल अलाउंस मिलता है तो अलाउंस की बात रही है कि जी कि वो बीमार हो चाहे ना हो, उसको खर्चा हो चाहे ना हो पूरे साल में, उसको उन्होंने एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को देना है। अगर वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि देना है तो 10% तक जो बेसिक सैलरी है उसका उसको एग्जाम्प्ट है। इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर अगर वो कोई उसको अलाउंस दे रहा है 10% ज़्यादा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो अवेल करे चाहे ना करे। ये लिखा हुआ है पैदल अवेल और नॉट। और लेकिन अगर वो
एक्चुअल कॉस्ट कोई मेडिकल अस्पताल की अगर हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया है, अगर वो अस्पताल में एडमिट होता है और एक्चुअल बिल अगर उसमें है कि जी उसको मेडिकल मेडिकल भी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो फिर उस सूरत में वो अस्पताल का गारंटीन वगैरह और उसके बिल वगैरह देते हैं, तो फिर वो सारे का सारा एग्जाम हो जाएगा। लीव इनकैशमेंट, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लीव इनकैशमेंट उसको एग्जाम है। WPPF ये भी एग्जाम है। अगर WPPF की अमाउंट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने उसको एग्जाम कर देना, सैलरी का हिस्सा नहीं बनाना। और अगर कोई समुंदर का से ऐसा काम कर रहा है जिसमें कोई बहरी जहाज़ में सफ़र का बहरी जहाज़ में कोई जॉब कर रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर सैलरी इनकम होगी वो अगर एग्जाम्प्ट हो जाएगी उस सूरत में कि अगर पाकिस्तानी किसी जहाज़ में बहरी जहाज़ में अगर जॉब कर रहा है और बहरी जहाज़ भी पाकिस्तानी फ्लैग के साथ मूव कर रहा है, तो अगर उस पर 183 दिन से ज़्यादा अगर वो रहता है तो वो उसको एग्जाम्प्ट है। और एक पाकिस्तानी दूसरी सूरत क्या होगी कि अगर पाकिस्तानी अगर कोई जॉब कर रहा है किसी बहरी जहाज़ में वर्किंग ऑन ए किसी बाहर के मुल्क का अगर कोई जहाज़ है, तो उस सूरत में क्या होगा कि सच इनकम मिनिमम दो पाकिस्तान, अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर वो अपनी इनकम है पाकिस्तान में अगर सेंड कर देता है 30 जून के बाद, तो थ्रू ए नॉर्मल बैंकिंग चैनल से मुराद ये है कि जो हमारे स्टेट बैंक के अंदर जितने भी बैंकिंग चैनल जाते हैं, तो इसके अलावा अगर कोई हुंडी हवाला वगैरह का बेचता है तो उस सूरत में नहीं। लेकिन अगर वो अपनी आमदनी किसी फॉरेन बहरी जहाज़ में जॉब करते हुए अगर वो कमाता है और पाकिस्तान 2 महीने के अंदर भेज देता है, तो पाकिस्तान आने के बाद 2 महीने के अंदर आने के बाद वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी और पाकिस्तान में उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर कोई पाकिस्तानी पर्सन पाकिस्तान से बाहर कोई काम करता है और उसको अलाउंस मिलता है, तो उस सूरत में आउटसाइड पाकिस्तान बाई द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड पाकिस्तान, तो वो सारे के सारे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और कम्युटेशन ऑफ ए पेंशन, और अगर कोई पेंशन अगर वो गवर्नमेंट की जो अप्रूव स्कीम के तहत VR के स्कीम के तहत अगर कोई लेता है तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर फुल टाइम टीचर है, HEC के साथ वो इदारा रिकगनाइज है जिसमें वो जॉब कर रहा है, लेक्चरशिप दे रहा है, रहा किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ यूनिवर्सिटी के साथ वो अटैच है, तो उस सूरत में अगर तो चाहे वो लेक्चर दे रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग दे रहा है वो रिसर्च कर रहा है, लेक्चरशिप नहीं है लेकिन रिसर्च काम कर रहा है, कैसे प्रिंसिपल है, लाइब्रेरियन है, तो ये लोग जो होते हैं ये भी लेक्चर तो नहीं दे रहे होते लेकिन रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इस सूरत में इन दोनों को भी सैलरी रिड्यूस, तो इनको 25% तक, पहले तो 75 था, फिर 50 हुआ, 40 हुआ, फिर 25%, इस साल 25% हो गया है। इन लोगों को टीचर को 25% तक जो टैक्स बनेगा वो कम हो जाएगा। अगर टैक्स उनका बनता है लाख रुपए, तो अब वो 75,000 रुपये देंगे, 25% उनको टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन ये सैलरी के लिए है। बाज़ लोग जो नॉन फैकल्टी मेंबर होते हैं, विजिटिंग मेंबर होते हैं, तो नॉन विज जो विजिटिंग मेंबर है वो क्योंकि फुल टाइम टीचर नहीं है, पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, तो उनको ये अवेलेबल नहीं होगा। ये सिर्फ है ही फुल टाइम टीचर के लिए जिसकी उस इदारे में सिर्फ जॉब हो और वो वही काम कर रहा हो टीचिंग का। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर कोई सैलरी कमा रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर उसका पहला साल है, तो वो पहला साल की जो सैलरी होगी जिस साल वो पाकिस्तान से बाहर गया तो वो एग्जाम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल हो जाएगी। और टैक्सेबल कैसे हो जाएगी उसका तरीका कार्य लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से बाहर वो पहला साल गया है, तो जितने महीने उसने कमाया है पहला साल, तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 30 जून को साल खत्म होता है, तो 30 जून तक उसकी एग्जाम्प्ट है। और उसके बाद फिर तो दूसरी अगले साल से क्या होगा, अगले साल से ये होगा जो फॉरेन सोर्स सैलरी होगी, तो उसका हम देखेंगे जी कि अगर मिसाल के तौर पे एक आदमी दुबई चला गया, दुबई में जॉब कर रहा है, तो उस दुबई की हुकूमत उसे टैक्स ले रही है कि नहीं ले रही। अब इधर कंपैरिजन होगा कि जी दुबई की हुकूमत ने बिल्कुल टैक्स नहीं लिया, तो फिर वो पाकिस्तान में उसकी जो सैलरी वहाँ दुबई में ली है, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी पाकिस्तान में।
अगर उसने दुबई की हुकूमत से दुबई की हुकूमत अपनी सैलरी पर दुबई की हुकूमत को टैक्स दी है, लेकिन वो कम रेशो से दी है, तो पाकिस्तान की रेशो ज़्यादा है, तो डिफरेंस होगा वो पाकिस्तान में पे करेगा। और अगर उसने टैक्स पाकिस्तान की रेशो के बराबर दी है तो फिर पाकिस्तान में कुछ नहीं देगा। और अगर उसने दुबई में जो सैलरी ली है और उस पर दुबई के अंदर टैक्स दे रहा है, वो पाकिस्तान की जो टैक्सेबल जो उसकी सैलरी पर उतना टैक्स बनता, उससे ज़्यादा दुबई में टैक्स पे कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान में वो कोई टैक्स पे नहीं करेगा, क्योंकि टैक्स उसने एक जगह पे करना था और वो दुबई में पे कर रहा है। इसकी एग्जांपल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इनके आंसर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आएगा सवाल। और ये आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, नहीं अभी है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा अपने एम्प्लॉइज़ को उनकी एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह बोनस की सूरत में भी वो देते हैं, क्योंकि ये बोनस नहीं है, ये बोनस की अल्टरनेट है। तो इसको भी इन्होंने कवर किया हुआ है, और कवर ऐसे किया हुआ है कि जी के चाहे वो कंपनी खुद दे या कंपनी के किसी दूसरी सिस्टर कंसर्न से उसको ले दें, या कंपनी का अगर कोई ट्रस्ट बना हुआ है और उस ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है, तो उस ट्रस्ट डीड के तहत रहते हुए ट्रस्टी जो है अपने ट्रांसफ़र कर देता है शेयर्स टू एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो एम्प्लॉई ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी के जी के ट्रस्ट में अगर मुनाफा होता रहा है, और ट्रस्ट जो है आपको भी बताइए एक बात के जी के एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो बैंक में रख दिए हैं या किसी नेशनल सेविंग स्कीम्स में रख दिए हैं पैसे, और उसमें वहाँ से मुनाफा हुआ है। और होता क्या है कि जी उस मुनाफे को वो कहते हैं जी कि हम कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब मुनाफा जो कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको इन्वेस्ट करने के लिए फिर वो कंपनी उस एम्प्लॉय को शेयर्स जारी करेगी। ट्रस्ट में से वो पैसे फंड में से वो पैसे निकल जाएंगे उतने मुनाफे के, या उसके शेयर के, एम्प्लॉयर के या एम्प्लॉय के, और उसकी जगह उसको शेयर्स की सूरत में एक शेयर्स अपना कंपनी में इन्वेस्टमेंट उनकी शामिल कर ली जाएगी, एज ए ओनर के तौर पे, एज ए पार्टनर के तौर पे, ताकि जो लोग ज़्यादा दिल लगा के काम करें, अपनी कंपनी समझ के काम करें। अच्छा, अब शेयर जो ट्रांसफ़र होंगे वो ऐसे होंगे कि सबसे पहले कंपनी आपसे पूछेगी पूछेगी कि जी कौन कौन शेयर खरीदना चाहता है, अपने नाम लेना चाहता है। तो ये जो ऑप्शन है, मेरा ग्रांट ऑफ राइट है, क्योंकि इसमें अगर एम्प्लॉय कोई पैसे देता है, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी ये 100 रुपये का शेयर है, और आप 10 रुपये जो एम्प्लॉय देगा हम उसको वो शेयर इशू करने का राइट दे देंगे, कि जो उसको हम बुकिंग करा रहे हैं एक तरह की। जो अपनी हामी भरेगा एम्प्लॉय के जी ठीक है जी मैं लेना चाहता हूँ, 10 रुपये टोकन मनी मैं साथ दे रहा हूँ फी शेयर। तो क्योंकि अभी उसके नाम कुछ भी नहीं हुआ, तो उस वक्त कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जब वो शेयर उसके नाम हो जाएंगे फिर क्या होगा। अब 100 रुपये का शेयर है, मार्केट वैल्यू में जूम कर लेते हैं 100 रुपये, तो कंसिडरेशन जो उसने ये जो राइट परचेज करते हुए बुकिंग कराते हुए जो उसने दिए थे 10 रुपये, वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। प्लस अगर उसके वक्त जब वो शेयर आपने नाम करवा रहा है, कंपनी कहती है जी ठीक है जी 20 रुपये आपने जब शेयर आपके नाम होंगे फिर देने हैं, तो 20 रुपये उसने दिए हैं, तो अब आपका 10 रुपये इधर आ गया, 20 रुपये इधर दिए हैं, 100 रुपये का शेयर है, 70 रुपये उसको जो बेनिफिट मिला है, तो बेसिकली 70 रुपये जो होगा उसका सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि जी कंपनी एम्प्लॉय को शेयर दे रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि नहीं, ये अपना शेयर आगे बेच नहीं सकते, ये एम्प्लॉय के शेयर है, एम्प्लॉय अपने पास रखेगा। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में होगा जी कि जब कंपनी ना तो वो रिस्ट्रिक्शन वापस ले ले, या वो बंदा आगे बेच दे, तो उन दोनों सूरतों में जो भी अर्लियर होगा उस सूरत में क्या होगा कि दोनों सूरतों में फिर वो टैक्सेबल होगा। किस साल टैक्सेबल होगा, उस साल टैक्सेबल होगा जब उसको राइट मिल जाएगी जी कि वो आगे ट्रांसफ़र कर सके किसी दूसरे के नाम, या फिर उसको बेचने का नाम, मसलन के तौर पे अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने भाई या अपने बेटे या अपने अब्बू के नाम, तो वो नहीं कर सकता। तो जब उसको राइट मिल जाए कि ठीक है किसी दूसरे के नाम वो ट्रांसफ़र कर सके शेयर, या फिर उसको रह के वो बेचने की परमिशन मिल जाए और वो बेच दे,
या वो परमिशन मिल जाए या बेच दे, दोनों सूरतों में वो फिर उस साल जिस साल अकर होगा उस साल में फिर वही होगा कि वही तरीक़ेकार होगा जैसे हमने इधर कंप्यूट किए, इस तरह जो उसको मुनाफा होगा उस साल के कितने का बिक गया या कितने का शेयर ट्रांसफ़र हो सके ना, तो वो खर्चे माइनस करने के बाद जो मुनाफा होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ द एम्प्लॉय एज फ्री, जो कि इस वक्त उसको रियायत मिला है कि जी आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, वो बेच रहा है उस वक्त जो कीमत की उस शेयर की प्राइस है, उस प्राइस के साथ वो अपना जो खर्चा उसने शेयर खरीदते हुए कंपनी को दिया था और टोकन मनी एज उसने बुकिंग कराते हुए दी थी, वो माइनस करके अपने नाम उसका जो टैक्सेबल होगा सैलरी का हिस्सा बना लेगा। इसी तरह अगर उसको कहा गया जी कि आप बुकिंग करा लें और बुकिंग कराते हुए वो बुकिंग अपने नाम से नहीं कराता बल्कि वो जो बुकिंग का राइट है वो किसी दूसरे शख्स को दे देता है कि ठीक है जी कि मैं तो बुकिंग ही नहीं करा रहा, मैं मिसाल के तौर पे एक MDA आपका मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए एक कॉलोनी बना रहे हैं। अब कॉलोनी बनाते हुए होता क्या है जी, कुरानंदाजी होती है, 2000 एम्प्लॉइज़ में से 600 एम्प्लॉइज़ के नाम निकल आते हैं जी कि जी मकान हमसे खरीद सकते हैं। अब मकान खरीदने के लिए क्या हुआ कि वो 600 आदमियों को जब कहा जाएगा जी कि आके मकान खरीदें, अब उसमें से 50 आदमी ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि जी वो मकान उनकी ज़रूरत में नहीं आता, लेकिन क्योंकि उनके नाम से बुकिंग हो गई है, उनके नाम से प्लॉट निकल आया है, वो अपना जो राइट है खरीदने का वो किसी दूसरे शख्स को बेच देते हैं। तब वो जब दूसरे शख्स को बेचेंगे तो हो सकता है कि वो जो सब्सिडाइज जो उनको एक प्लॉट मिल रहा है कि 10 लाख वाला प्लॉट उनको 6 लाख में मिल रहा है, तो जो 6 लाख रुपए का प्लॉट है वो आगे बेच देंगे उस शख्स को, ठीक है जी कि हम आपको 2 लाख मुनाफे में बेच देते हैं, जो खरीदने वाला उसको वो 10 वाला प्लॉट 8 लाख का मिल मिल रहा है। तो ऐसा जो राइट आगे ट्रांसफ़र कर रहा है आदमी अपना एम्प्लॉई अपना राइट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि ऐसा राइट अगर वो आगे किसी को बेच रहा है कि उसने कहा जी कि टोकन मनी में पे मेरे नाम से शेयर निकल आए हैं और मेरा राइट है कि मैं उसे खरीदूँ, तो ऐसे शेयर्स जो उसने बेचने की जो अपना राइट बेचने का खरीदने का जो उसने बेचा है, मिसाल के तौर पर 100 वाला शेयर उनको मिल रहा है 30 रुपए का, 10 रुपए टोकन मनी और 20 रुपए शेयर की प्राइस, वो उसको बेच देता है 80 रुपए का। तो 80 रुपए में उसने 10 रुपए तो दे दिए अपने नाम राइट खरीदने के, तो 80 रुपए का उसने लिए, 10 रुपए उसके खर्चा हुआ, अगर नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ तो जीरो आएगा, तो 70-80 जो भी उसकी होगी जो पूरी बचत होगी वो टैक्सेबल बन जाएगी। अब एक जो कॉस्ट ऑफ शेयर है एम्प्लॉय के हाथ में कि उसने कितने का खरीदा है वो कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए हम रेट करेंगे जी कि जो उसने पैसे दिए हैं शेयर्स खरीदने के लिए, जो उसने पैसे दिए हैं टोकन मनी को खरीदने के लिए, वो दोनों लिखेंगे। फिर टैक्सेबल अमाउंट जो उसको गेन हुआ है वो लिखेंगे, तो आपका कॉस्ट उस एम्प्लॉय के हाथ में दिखी जाएगी। अब इस तरह उसने 10 रुपए दिए शेयर खरीदने के लिए, 10 रुपए दिए टोकन मनी के, 20 रुपए दिए शेयर खरीदने के लिए, 70 रुपए का उसको गेन हुआ, तो 70 रुपए की उसकी कॉस्ट होगी, जब वो बेचेगा तो वो कॉस्ट जो होगी वो आगे जब बेचेगा तो उस वक्त मुनाफा कैलकुलेट करने के लिए 100 रुपए का कॉस्ट बनाएगा, ना कि सिर्फ 30 रुपए का कॉस्ट बनाएगा। अरे एक एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे मिस्टर हसन है वो CFO है और उसको नॉन ट्रांसफरेबल कि अपना राइट भी नहीं बेच सकता और शेयर भी आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, $5 के हिसाब से मिल रहा है शेयर उसको। तो ये एग्जाम्पल दी हुई है, आप देख लें, इसमें लिखा हुआ है जी कि एज मिस्टर हसन डिड नॉट हैव एनी राइट टू ट्रांसफर द शेयर इन टैक्स 2017 देयरफॉर नथिंग विल बी, और ये इस तरह उसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अरे आप देख लेना कैपिटल गेन, अरे हम पढ़ेंगे बाद में कैसे कैलकुलेट करना है, अरे अभी आपका सिलेबस अभी इस वक्त तक सिलेबस में नहीं है, जब पढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे। और एक एग्जांपल दी हुई है, ये आपने करनी है और करके मुझे ये एज ए असाइनमेंट जमा करा देनी है। ये सारे का सारा एक कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है और इसमें तमाम की तमाम जो अब तक हम पढ़ चुके हैं ये सब ट्रीटमेंट्स इसमें दी हुई हैं। ये 2 सवाल हैं,
दूसरा सवाल आ गया, इसका आंसर भी आ गया। ये आपने खुद अपने हाथ से करके मुझे भेज देना है। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।